हमारे गुरुवर प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारा यह सौभाग्य है, गांधी विनोबा के सच्चे अनुयायी के रूप में देश भर में वो प्रतिष्ठित हैं और गांधी विचार को न केवल वैचारिक रूप से, न केवल सैद्धांतिक रूप से, बल्कि उसे व्यवहारिक धरातल पर लाने में भी आपकी महती भूमिका रही है। और आज हमें याद आ रहा है कि कई वर्ष पहले आपके नेतृत्व में हम लोगों ने गांधी विचार विभाग भागलपुर से कहलगांव स्थित शारदा पाठशाला तक और फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय तक एक यात्रा निकाली थी विनोबा जी के जयंती के अवसर पर। और कहलगांव का वह पाठशाला जहां पर विनोबा जी ने आचार्य कुल की स्थापना की थी, वहां हम लोग गए थे आपके नेतृत्व में। हमारा यह सौभाग्य है कि आज आप हमारे बीच जुड़े हैं। आपका मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद हमें मिलेगा। और आपने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में कई पदों को सुशोभित किया है और संप्रति आप वहां समाज कार्य विभाग के निदेशक के रूप में, अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। और इसके पूर्व आप महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में कुलपति के पद को भी आपने सुशोभित किया है। और आपकी यह महानता है कि आपने हमें मैसेज करके कहा कि तुम कुलपति मत कहा करो, गांधी विचार विभाग का अध्यक्ष कहो, सामाजिक कार्य का शिक्षक कहो, गांधी विचार का शिक्षक कहो, इतना ही काफी है। सचमुच सर, बिल्कुल इतना ही काफी है। लेकिन सिर्फ हम अपने श्रोताओं के लिए, अपने दर्शकों के लिए, अपने प्रतिभागियों के लिए यह बताते हैं और इसलिए भी बताते हैं कि वो प्रेरणा ग्रहण करें आपके जैसे व्यक्तित्व से, जो इतने बड़े पद पे रहने के बाद भी अपनी सहजता को, अपनी सरलता को नहीं छोड़ता है और अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ता है। इसलिए सर हम बताते हैं, इसलिए नहीं बताते हैं कि आपकी महानता कुलपति बनने से होती है, बल्कि आपकी महानता तो आपके विचारों से, आपके व्यवहार से है। आपका जो हमारे प्रति आशीर्वाद है, हम उसके आकांक्षी हैं। और हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप आएं और विस्तार से अपनी बात रखें विनोबा जी के बारे में भी और आज के इस विषय पर भी। और आप वर्धा में निवास करते हैं, जो कि विनोबा जी की पुण्य भूमि रही है, उनका कार्य क्षेत्र भी रहा है। और आपके नेतृत्व में हम पवनार आश्रम भी गए थे, इसके लिए भी हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और आपके साथ साथ मैं 2 मिनट के लिए आपके भी गुरु और मेरे भी दादा गुरु प्रोफेसर डॉक्टर रामजी सिंह को भी मैं याद करना चाहता हूं, जो विनोबा जी के अनन्य शिष्य, गांधी जी के अनुयायी और देश में गांधी विचारधारा के प्रमुख स्तंभ, जिन्होंने गांधी विचार विभाग तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की स्थापना कर हम सबों को एक मौका दिया कि हम गांधी विचार में प्रशिक्षित हो सके, गांधी विचार में दीक्षित हो सके। इसलिए हम सबों के गांधी विचार के कुलपति, और जो कि पूर्व कुलपति भी रहे हैं और पूर्व सांसद भी रहे हैं, प्रोफेसर रामजी सिंह सर को भी हम लोग याद करते हैं। आज थोड़े अस्वस्थ हैं, नहीं तो निश्चित रूप से हम उनको जोड़ते और उनका आशीर्वाद लेते, लेकिन उनका अप्रत्यक्ष आशीर्वाद हमारे साथ है और हमारे गुरुवर प्रोफेसर मनोज सर के भी साथ है। इन्हीं के साथ मैं अपने गुरु प्रोफेसर मनोज कुमार को आमंत्रित करता हूं, वो आए और विस्तार से अपनी बात रखें। आज ये सुधांशु जी और साथियों, मैंने कहा कि हम लोग आचार्य, सब आचार्य जुड़े हुए हैं, लेकिन आचार्य हैं या नहीं, इसीलिए सुधांशु को कहा कि कुल का पति आचार्य जो है, चर धातु आचरण करना, विचरण करना, विचार प्रचार संचार करना, यह जो विनोबा जी कहते हैं आचार्य कुल की बात, निर्भय निर्वैर निष्पक्ष, कभी अशांत नहीं रहने वाला, ज्ञान की उपासना करने वाला, चित्त की शुद्धि के लिए प्रयत्न करने वाला और विद्यार्थियों के प्रति वात्सल्य रखने वाला, समाज की समस्याओं के साथ तटस्थ भाव से चिंतन करने वाला आचार्य होता है। और उसी की स्थापना विनोबा जी ने वहां की थी। इसलिए हमने कहा
कि पद जो है वह व्यक्ति को शोभा नहीं की वस्तु नहीं है, वह जिम्मेदारी है। मुख्य रूप से हम अपने आचरण से, अपने विचारों को और विचार को जो आचरण में उतारते हैं वहां से जाने जाते हैं। आज 11 सितंबर है और विनोबा जी का जन्म आज से 125 वर्ष पूर्व 11 सितंबर को हुआ था। आज 125वां जयंती हम मना रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम विनोबा जी को जानें और गांधी विनोबा को किस तरह से समझते थे। आपके दर्शन शास्त्र के ही एक प्रकांड विद्वान हुए हैं दशरथ सिंह जी, आरा में वो प्रोफेसर थे। गुरु प्रोफेसर रामजी सिंह के अंदर ही उन्होंने पीएचडी किया था और एक अद्भुत पुस्तक उन्होंने लिखी, गांधीवाद को विनोबा की देन। गांधीवाद को विनोबा की देन। अब यहीं से समझा जा सकता है कि गांधी विचार में तीक्ष्णता लाने और सैद्धांतिक रूप से उसको आगे बढ़ाने का काम विनोबा जी ने किया। यो मैं बता दूं कि मैं गांधी का भक्त भी नहीं हूं, विनोबा का भक्त तो नहीं हूं। 1974 के आंदोलन के समय विनोबा जी के प्रति एक जो यह था कि सत्याग्रह के अस्त्र को उन्होंने म्यान से नहीं निकाला और जब लोकतंत्र खतरे में था तो उस समय उन्होंने कहा कि जो है यह आपातकाल अनुशासन पर्व है, कहा या नहीं कहा, बाद में काफी स्पष्टीकरण आया। लेकिन ज्यों ज्यों उसकी गहराई में मैं उतरता गया, गांधी विचार की गहराई में और विनोबा जी के विचारों की गहराई में उतरता गया, उनके संपूर्ण जो कृतियां हैं, जो उन्होंने लिखा और प्रवचन किए हैं, वह 18-19 खंडों में प्रकाशित हुआ है परम धाम पवनार से। तो अब हम सिर्फ 10-12 मिनट में विनोबा जी को स्मरण कर लेते हैं और फिर उन्हीं के विचारों और गांधी के विचारों के आधार पर स्वच्छता को, शिक्षा को और स्वास्थ्य को समझने की कोशिश करते हैं। विनोबा कहते हैं कि मैं केवल व्यक्ति हूं, मेरे माथे पर किसी प्रकार का लेबल लगा हुआ नहीं है, मैं किसी संस्था का सदस्य भी नहीं हूं, राजनीति पक्षों से मुझे स्पर्धा नहीं है, स्पर्श भी नहीं है, रचनात्मक संस्थाओं से मेरा प्रेम संबंध है। मैं ब्राह्मण के नाते जन्मा, लेकिन शिखा काटकर ब्राह्मण की जड़ ही काट डाली। मुझे कोई हिंदू कहते हैं, पर मैंने 7 बार पुराण बाइबल का पारायण किया है, यानी मेरा हिंदुत्व धूल ही गया। फिर कहते हैं मेरे कार्य की जड़ में करुणा है, प्रेम है और विचार है। करुणा है, प्रेम है और विचार है। कल का मैं दूसरा था, आज मैं दूसरा हूं। मैं प्रतिक्षण भिन्न भिन्न चिंतन करता हूं। मनुष्य यही है जो प्रतिक्षण भिन्न भिन्न चिंतन करता है। गांधी के साथ ये सवाल उठे थे और आत्मकथा जब उनसे लिखने के लिए कहा तो किसी ने कहा कि यह तो पश्चिम वालों की प्रथा है, आप आत्मकथा क्यों लिखना चाहते हैं, और जब आज लिखेंगे उसी को आप कल बदल देंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी कथा कहाँ लिखना चाहता हूं, मैं तो इस बहाने सत्य के साथ जो मैंने प्रयोग किए वह मैं लिखना चाहता हूं। लेकिन दूसरी बार फिर वह कहते हैं कि आज जो मैं बोल रहा हूं, आज वह मेरे विचार हैं और मेरे विचार जरूरी नहीं है कि आप उसी रूप में उसको मानिए। कोकण यही महाराष्ट्र में, उनका कोकण महाराष्ट्र में जन्म हुआ, यानी विदर्भ और इसके कोल्हापुर के साइड कोकण का इलाका है। कोकण का इलाका गोवा और महाराष्ट्र के भाग से लेकर के बनता है, कुछ उसमें गुजरात का भाग भी आता है। बायोडायवर्सिटी का यह बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। आप सब जानते हैं कि ये इनका के 2 संस्मरण में आप जो इन्होंने वर्णन किया है उसकी बात मैं करता हूं। सर्जन विसर्जन की शक्ति ही
इन्होंने कहा कि सर्जन और विसर्जन की शक्ति ही शक्ति है। दही जमाना भक्त का प्रयत्न है और भगवान का भी अनुग्रह है। कहते हैं मुझे आसक्ति के कारण एक मां को कही, मां ने कहा कि बेटा, और उसके मित्र थे दोनों के साथ, तो मां ने कहा कि तू मुझे आसक्ति के कारण पुत्र स्वरूप दिखता है, जबकि वह लड़का जो तुम्हारे साथ है मुझे भगवत स्वरूप दिखता है। जिस दिन तुम मुझे भगवत स्वरूप दिख पड़ेगा उस दिन यह भेदभाव खत्म हो जाएगा। माने उनके और उनकी मां ने कहा कि तुम में और तुम्हारे इस मित्र में जो हमको अंतर दिखता है, तुम मुझे आसक्ति के कारण पुत्र रूप दिखता है और वह मुझे तुम्हारा जो मित्र है भगवत रूप दिखता है। जिस दिन तुम मुझे भगवत रूप दिखने लगेगा उस दिन यह जो है भेदभाव, परायेपन का भेदभाव, यह खत्म हो जाएगा। और वही मां उनको बताती है कि डॉक्टर को भगवान समझो और औषध को गंगा जल समझो। विनोबा कहते हैं नहीं, भगवान को वैद्य समझो और गंगा जल को औषध समझो। गांधी में विनोबा कहते हैं कि बाइबल को मैं अपना ग्रंथ मानता हूं। जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने कुरान सार लिखा, उन्होंने ईसा मसीह के ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, उपनिषद, गीता, ये सब को पढ़ गए थे। वह बापू के बारे में विनोबा कहते हैं कि बहुत बड़ी जायदाद हमारे लिए बापू छोड़ गए हैं। हमें उस जायदाद को संभालना है और खुद को उसके योग्य बनाना है। वह कौन जायदाद है? वह विचारों की जायदाद है। लेकिन आज सर्व सेवा संघ को जानकर दुख होगा कि संपत्ति के जायदाद में फंस करके रह गया है सर्व सेवा संघ, जो विनोबा जी ने मार्च 1948 में सभी जो 5 संस्थाएं थी उन 5 संस्थाओं को मिला दिया। खादी ग्रामोद्योग, खादी ग्रामोद्योग संघ, चरखा संघ, हरिजन से, और जो 5 संस्थाएं, वर्धा में 3 संस्थाएं, 4 संस्थाएं थी, सबको मिला करके सर्व सेवा संघ बनाया गया। और कहते हैं कितनी बड़ी बात विनोबा कहते हैं कि बहुत बड़ी जायदाद हमारे लिए बापू छोड़ गए हैं, हमें उस जायदाद को संभालना है और खुद को भी उस संभालने योग्य बनना है। अब एक विचार जो है बीज बोया गया, उस विचार बीज में बलिदान का खाद दिया गया, हरिनाम का पानी भी बरसा, बीज अंकुरित हो रहा है, यानी गांधी विचार का पुष्प पल्लवित हो रहा है। कई बातें आई, दान के संबंध में आई, भूदान के संबंध में आई, और उस भूदान के संबंध में कहा उन्होंने कि जमीन लेना मात्र नहीं, जनशक्ति जागृत करना है समाज में। दिल खोदने के लिए जिस कुदाली की जरूरत है उसका नाम विश्वास है और उस विश्वास को समाज में जगाना है। अहिंसा की दृढ़ जो है आस्था का कारण ही बना। कहते हैं कि वह प्रेम है, दूसरा अंश करुणा है। दूसरे को दुखी देखकर दुखी होना यह करुणा है, लेकिन प्रेम और करुणा दोनों पहलू मिलकर अहिंसा होती है। प्रेम और करुणा जब मिलती है, विज्ञान और आत्मज्ञान के बारे में भी वह चर्चा करते हैं। विज्ञान को जीवन रूप देने की बात करते हैं, आत्मज्ञान को जीवन का आकार देने की बात करते हैं। फेथ इज एब्सोल्यूट मॉरल वैल्यू कहते हैं। तो इस तरह की बात हम विनोबा में देखते हैं कि विनोबा किस तरह से एक समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। वहीं पर मैंने कहा कि विनोबा जी के ही श्री प्रयत्न से भागलपुर के कहलगांव में आचार्य कुल की स्थापना हुई थी। आचार्यों की अनुशासन से दुनिया चलेगी तो दुनिया में शांति होगी।
आचार्यों के अनुशासन से अगर दुनिया चलेगी तो दुनिया में शांति होगी, यह मानते थे विनोबा। और राजनीति से मुक्ति, आचार्य अगर कोई पक्ष का कोई दल का होगा तो वह और कुछ होगा, वह आचार्य तो नहीं रहेगा। कहते हैं कि राजनीति से हम मुक्त रहेंगे तभी गुरु की हैसियत में आएंगे। भारत की राजनीति पर असर भी पड़ेगा। कहते हैं आज पक्षों के दलों के नेता हो रहे हैं, पूरे भारत का नेतृत्व आज किसी के पास नहीं रह गया है। हमें विश्व राज्य बनाना है, व्यापक राजनीति की बात सोचनी है। हम पक्ष और सत्ता की राजनीति नहीं करेंगे, हम बल्कि राजनीति को मार्गदर्शन देंगे, ऐसे आचार्य होंगे। कहते हैं कि हमें आज न्यूटन जैसा ज्ञानी और व्यास जैसा भगवान भी छोटा पड़ गया है विज्ञान के सामने। न्यूटन आज छोटे पड़ गए हैं, व्यास की ज्ञान आज छोटी पड़ गई है, दिमाग तो बढ़ गया है पर दिल छोटा रह गया है। शिक्षकों का दिमाग ऊंचा हो और दिल व्यापक हो तभी नई शक्ति उत्पन्न होगी और उसके परिणाम स्वरूप देश का स्वरूप बदलेगा। करुणा के बिना विद्या का उपयोग नहीं है। शिक्षकों का वर्चस्व समाज पर हो और यह हमें बताने की जरूरत है, यह हमें दिखाने की जरूरत है। शिक्षण विभाग का तभी सफल होगा शिक्षण विभाग जब पुलिस और सेना के समन की प्रक्रिया को हम कुंठित करेंगे। सारा भारत यूनिवर्सिटी बन जाएगा, पुलिस और सेना काम करती रहेगी, लेकिन आचार्य जो है उसको लांछन करेगा। यानी आचार्य के बाद पुलिस और सेना की जरूरत नहीं होगी। यानी आचार्यों का अनुशासन, सत्ता का शासन और शासन से दुनिया में शांति नहीं हो सकती है, यह विनोबा मानते हैं। अब आपके सामने खंड 73 के कुछ प्रसंग का उल्लेख करके मैं सीधे आऊंगा आपके विषय पर। खंड संपूर्ण गांधी बांग में आप सब जानते हैं कि 100 खंडों में 110 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, और उसमें गांधी के सभी भाषणों को, सभी पत्रों को संकलित तिथिवार किया गया है। उसमें 73वें खंड में 110 पेज पर गांधी कहते हैं, उसको मैं पढ़ रहा हूं। श्री विनोबा भावे कौन हैं? उन्हें ही इस काम के लिए क्यों चुना गया? यानी वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति चुने गए जो कि व्यक्तिगत सत्याग्रही के लिए, एक व्यक्ति का सत्याग्रह, वह विनोबा सत्याग्रही होंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रही। वे एक अंडर ग्रेजुएट हैं। सन 1915 में मेरे हिंदुस्तान लौटने पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था। वे संस्कृत के पंडित हैं। उन्होंने आश्रम में उसकी स्थापना के समय ही प्रवेश किया था। आगे कहते हैं कि उनको आश्रम के सब प्रकार की सेवा में, रसोई से लेकर पैखाना सफाई तक में वे हिस्सा ले चुके हैं। स्मरण शक्ति आश्चर्यजनक रूप से बहुत अधिक है। काटने में भी, सूत काटने में भी निष्णात है। उनके हृदय में छुआछूत की बू तक नहीं है। कौमी एकता में का उतना ही उत्साह और विश्वास है जितना कि मेरा। इस्लाम धर्म की खूबियों को समझने के लिए उन्होंने 1 वर्ष तक कुरान शरीफ का मूल अरबी में अध्ययन किया। इसके लिए उन्होंने अरबी सीखी। अपने पड़ोसी मुसलमान भाइयों से संपर्क बनाए रखने में उन्होंने इसे आवश्यक समझा। इसके अलावा कहते हैं उनका विश्वास है कि गांव वालों को रचनात्मक कार्यक्रम के बगैर सच्ची आजादी नहीं मिल सकती है। चरखा अहिंसा का बहुत ही उपयुक्त उपकरण है। इस तरह 3-4 पृष्ठों में उन्होंने, पढ़ने में देर लग जाएगी आपके सामने में, इसीलिए मैंने कहा कि अगर खंड हो तो 73वें खंड के पृष्ठ 110 से 114 तक, 113 तक यह बात दी गई है, जो हरिजन में 20 अक्टूबर 1940 को छपा है। और यह गांधी ने
15 अक्टूबर 1940 को लिखा था, जब तक समाज में शुद्धतम न्याय वृत्ति और सम भावना की हवा नहीं फैलेगी, तब तक यहाँ हिंसात्मक वातावरण पैदा नहीं हो सकता है। और इसको पैदा करने में विनोबा सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। यह सारी बातों के अलावा हमको देखना होगा कि चाहे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत हो, चाहे आचार्य कुल की संरचना हो, चाहे बुनियादी तालीम का यह करना हो, चाहे ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना का हो, चाहे नारी शक्ति जागरण की बात हो, इस सब में विनोबा जी का अतुलनीय योगदान रहा है। और भूदान गंगा के नाम से कई पुस्तकों की रचना हुई है। मैंने कहा ही कि 18 खंडों में वह है। अब मैं सीधे विषय पर आता हूं। आपकी तरफ से और अपनी तरफ से विनोबा जी की 125वीं जयंती पर उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं सीधे विषय पर आता हूं। शायद 10-12 मिनट मेरे लिए बचा होगा। स्वच्छता, यह जो है, यह गांधी के जीवन का प्राण रहा। रचनात्मक कार्यक्रम में भी गांव की सफाई का संकेत है, बल्कि गांव के सफाई को एक कार्यक्रम के रूप में स्वीकार किया गया है। श्री ब्रेन थे और उन्होंने गुड़गांव का प्रयोग किया था। गुड़गांव में ग्रामीण विकास के प्रयोग उनके द्वारा किए गए थे, उसका मूल्यांकन गांधी जी ने कराया था और कहा कि जब अधिकारी कोई सेवा का काम करता है तो उसका पद जो है उसके आड़े आता है, वह निरंतरता उसमें नहीं रहती है। जब गांधी चंपारण में पहली बार जा, उसके पहले आइए कि 1 वर्षों तक गोपाल कृष्ण गोखले के निर्देश पर गांधी जब 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं तो संपूर्ण जो है देश का कि घूमते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं। पहला भाषण जो बीएचयू के उद्घाटन भाषण में फरवरी 1916 में उन्होंने दिया था, उसमें भी उन्होंने कहा कि विश्वनाथ मंदिर जो काशी में है वहां देखने गए थे और उसकी गंदगी को देख करके उन्होंने कहा कि जो समाज अपने मंदिरों की सफाई नहीं कर सकता है, उस समाज को स्वराज पाने का हक नहीं है। 1941 में रचनात्मक कार्यक्रम प्रकाशित हुई है, जिसमें 18 रचनात्मक कार्यक्रम दिए गए हैं, जिसमें आर्थिक क्षेत्र के कई कार्यक्रम हैं, सामाजिक क्षेत्र के कई कार्यक्रम हैं, सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्र के कई कार्यक्रम हैं, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा की भी चर्चा की गई है। अब आप ये देखिए कि स्वास्थ्य संबंधी कार्य, स्वास्थ्य के प्रयोग उनके जीवन में उन्होंने लंदन से शुरू किया। वेजिटेरियन पत्रिका में उनके 1891 में लेख आए हैं और वह संपूर्ण गांधी वांग्मय के खंड 1 में संकलित है। 1 में ही है क्योंकि वो लंदन जा रहे हैं और लंदन में वेजिटेरियन सोसाइटी के सदस्य बनते हैं। वेजिटेरियन में उनके द्वारा लेख लिखा जाता है और उसमें सम इंडियन फेस्टिवल्स और इंडियन जो है फूड पर चर्चा वो करते हैं। इसमें वेजिटेरियन के इसमें संबंध में उन्होंने स्वास्थ्य से इसको जोड़ा है। जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो वहां पर भी कूली लोकेशन, जो गिरमिट या मजदूर हैं, उनके रहने के जो स्थान है उसकी गंदगी को देख करके वहां पर प्लेग फैला हुआ है और उसमें सफाई के काम को हाथ में लेते हैं। भारत आने के बाद भी प्लेग की स्थिति में गुजरात आदि में सफाई के कार्यक्रम किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि 1917 में जब वो उसके पहले कांग्रेस अधिवेशन में लोग जो है कुर्ता पाजामा और तरह तरह के कपड़े और नौकर चाकरों के साथ आए हुए हैं। गांधी दक्षिण अफ्रीका के एक
सामान्य व्यक्ति के रूप में उपस्थित होते हैं और इनको काम मिलता है दफ्तरी का। इन्होंने स्वयं से ही वहां पर पखाना की सफाई का काम लिया है, क्योंकि वहां पर अस्त व्यस्तता फैली हुई थी। 1917 की स्थिति में चापाकल के पास या जो है कुएं के पास किस तरह की सफाई होगी, चंपारण में किस तरह के सफाई की व्यवस्था होगी, बच्चों का किस तरह से नौ काटा जाएगा, यह छोटी छोटी बातें जो विद्वता की दृष्टि से हमको लगता है कि ये कौन सी चर्चा है हो रही है, लेकिन छोटी छोटी बातें प्रवेश करने, ग्राम गांव प्रवेश करने के तकनीक के रूप में बच्चों की शिक्षा के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी संरक्षण, उसकी सफाई को जोड़ने का काम कस्तूरबा को देते हैं, अन्य कार्यकर्ताओं को देते हैं। कार्यकर्ता महाराष्ट्र से और गुजरात से ले जाए जाते हैं। 3 विद्यालय स्थापित किया जाता है गांधी जी के द्वारा, और उन विद्यालयों में भी सफाई के काम को मूर्त रूप दिया जाता है। और सफाई और स्वास्थ्य का अंतर संबंध है। हमारे पास की टू हेल्थ हम जानते हैं की, और एक है और प्राकृतिक चिकित्सा, 2 छोटी छोटी पतली पतली पुस्तकें हैं। जब मैं बांग में पलट रहा था तो मैंने देखा कि 1913 ईस्वी में, ये सब तो काफी बाद में पुस्तकें आई, 1913 ईस्वी में खंड 11 और 12 में, खंड 11 के अंतिम से 34 प्रकरण स्वास्थ्य पर लिखे गए। 34 प्रकरण, जिसमें हवा है, जल है, मिट्टी है, और सब ये सारी बातें लिखी गई हैं कि किस तरह से स्वास्थ्य की रक्षा हो सकती है। उन्होंने अपने बच्चे का प्रसव भी दक्षिण अफ्रीका में कराया, और बड़ी मार्मिक घटना का मैं आपको स्मरण कराऊं कि उनकी पत्नी बीमार हो गई थी, डॉक्टर के पास थी। डॉक्टर ने उनको यह दक्षिण अफ्रीका में खबर दिया कि आपकी पत्नी को बीफ टी देने की जरूरत है। लेकिन कस्तूरबा से इसके बारे में बात करनी होगी, लंबी कथा है। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अगर चिकित्सक को इस बात की इजाजत नहीं होगी कि वह अपने अनुसार चिकित्सा कर सके, तो आप अपनी पत्नी को ले जा सकते हैं। और उसके बाद गांधी ने अपने प्रयोगों से कस्तूरबा जी को ठीक किया। अपने पुत्र के बीमार अवस्था में भी पंचिंग दे करके उसको ठीक किया। कई अपने जीवन पर भी कई प्रयोग किए, दूध को छोड़ने का, नमक और दाल का तो विचित्र की कहानी है कि कस्तूरबा के लिए नमक और दाल निषिद्ध था। यह माना गया कि इनको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रक्तस्राव हो रहा था। गांधी ने कस्तूरबा को कहा कि आपको यह नहीं खाना है। कस्तूरबा ने कहा कोई आपसे दाल और नमक छोड़ने को तो कहे। और आखिर गांधी नमक और दाल, कई वर्षों तक नमक और दाल उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रेम उड़ेलने का मुझे अवसर मिल गया। तो इस तरह स्वास्थ्य और जो है स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज के इस समय में हमको यह विचार करना पड़ेगा कि भारतीय जीवन पद्धति, जब हम भारतीय जीवन पद्धति कहते हैं तो वह सामाजिक जीवन पद्धति होती है। वह क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है, वह भारतीय संस्कृति हर दृष्टि है, यही गांधी की दृष्टि है, यही विनोबा की दृष्टि है। दरअसल जब मैं विनोबा की बात करता हूं तो जो है गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से उन्होंने इतना इनरीच किया है गांधी विचार को
कि आप पढ़ेंगे तो जल्दी से वह समझ आने वाली बात नहीं होगी, लेकिन उन्होंने सभी धर्मों के समन्वय को और सभी धर्मों को, मुख्य धर्मों को उन्होंने समझने का, सीखने का काम किया। तो मैं जब सफाई और इस पर आ रहा था तो रचनात्मक कार्यक्रम की बात मैंने की, और मंगल प्रभात में, जो मंगल के दिन, प्रत्येक मंगल के दिन गांधी यरबडा जेल में, जिसको यरबडा मंदिर कहते हैं, पूना में है, वहां पर बंद थे, तो उन्होंने अपने आश्रम वासियों के लिए जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, संग्रह, शरीर श्रम, स्वास्थ्य, सर्वत्र भय वर्जन, सर्वधर्म समानत्व, स्वदेशी और स्पर्श भावना, इन सभी प्रकरणों पर अलग अलग दिनों में प्रवचन करते हुए वह प्रवचन गीता इस मंगल प्रभात कहलाया है, और वह मंगल के दिन प्रभात के समय वह चूंकि दिया गया था। यस, लेकिन गांधी के किसी भी विचारों में एक अलग अलग टुकड़े में बांट करके उनको समझ सकना मुश्किल है। उनके विचारों को एक साथ मिला करके ही समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। इसलिए गांधी के शिक्षा संबंधी विचार स्वास्थ्य संबंधी विचारों से या जो है स्वच्छता संबंधी विचारों से अलग नहीं है, वह सबको समन्वित करते हैं। यही समन्वित करने की दृष्टि गांधी की से हम सीख सकते हैं, क्योंकि शिक्षा से स्वास्थ्य अलग नहीं है, स्वास्थ्य से सफाई अलग नहीं है। ये छोटी छोटी बातें बड़ी गंभीरता से गांधी कह जाते हैं और बड़ी जो है सरलता से गांधी कह जाते हैं। उस सरलता से में आज हमको अपने लिए रास्ता खोजने की जरूरत है। सुधांशु जी बताएंगे, संचालक जी, कि मेरे लिए समय जो है 20 मिनट का था, हमको लगता है 20 मिनट मैंने पार कर लिया होगा, इसलिए क्योंकि हरि अनंत है, हरि कथा अनंत है, तो इसलिए इसको एक बात मैं 2 मिनट में इसको कह के समाप्त करता हूं कि गांधी विचार के व्याख्याकार फिर विनोबा पर आते हुए कि परिवार के प्रेम को विश्व स्तर तक विस्तारित करना विनोबा चाहते हैं। इसलिए जय जगत के अनुकूल भारत को बनाने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बुनियाद ग्राम परिवार होगी और शिखर विश्व परिवार होगा। व्यापक चिंतन और विशिष्ट सेवा उसका भाग होगा। वैश्विक चिंतन होगा और निकटस्थ सेवा होगी, यानी चिंतन में विश्व और कार्य में ग्राम। ग्राम नीति विश्व नीति का अद्भुत समन्वय विनोबा के दर्शन में मौजूद है। यत्र जगत और तंत्र मंत्र जय जगत और तंत्र ग्राम स्वराज, यानी चिंतन छोटा होने से हम संकुचित हो जाएंगे और सेवा व्यापक बनाएंगे तो निष्फल ही रहेंगे। इसलिए सेवा स्थानीय होगी और चिंतन वैश्विक स्तर पर होगी। यही विनोबा की देन है और यही गांधी भी स्वदेशी के चिंतन में इसी की बात करते हैं कि हम स्थानीय स्तर पर अपने सेवा को किस तरह ले जा सकते हैं। यहीं पर आज राष्ट्रवाद और जय जगत को एक साथ मिलाने की जरूरत है। अगर राष्ट्रवादी प्रवृत्ति सशक्त होगी तो उससे विश्ववाद भी सशक्त होता हुआ दिखना चाहिए। तो इस तरह शिक्षा जो है, शिक्षा को व्यापक होना चाहिए। हृदय, मस्तिष्क और जो है हाथ के कौशल के आधार पर, जिसको हम समवाय में समझ सकते हैं, जिसकी बुनियाद जो है 1937 में गांधी ने डाली थी, लेकिन उसकी शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से ही शुरू कर चुके थे, ऑक्सफोर्ड से, और वहां पर उन्होंने अपने बच्चों तक की शिक्षा उसी माध्यम से दी और बल्कि बच्चों को भी उन्हीं बच्चों के साथ रखा। इसके लिए कई साथी तैयार नहीं थे। कहते हैं कि 2.5 मील जाना 2.5 मील आना, उस बीच में अपने बच्चों को वो पढ़ाते रहते थे। तो इसलिए फिर मैं बढ़ गया, क्योंकि
तीन तीन विषयों को एक साथ, स्वच्छता, स्वास्थ्य और साक्षरता बस एक सेकंड, कि साक्षरता शिक्षा प्राप्त करने के अनेक साधनों में से एक साधन है, साक्षरता शिक्षा नहीं है। इसलिए शिक्षा जो है, हम अपने किसान मजदूर भाइयों के पास भी शिक्षा के व्यापकतम स्वरूप को पा सकते हैं। उनके अंदर जो है शिक्षा के तत्व को हम खोज सकते हैं। साक्षर शिक्षित होंगे या नहीं, इसमें संदेह है, लेकिन निरक्षर शिक्षित होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनका हुनर ही उनकी शिक्षा है। धन्यवाद।